राम प्रकाश जी बताते हैं कि काफिले के साथ साथ चलते चलते उनका एक मुसलमान दोस्त, जो कि उनका क्लासमेट था, सहपाठी था और 9वीं कक्षा तक साथ में पढ़ा था, 5 दिन तक काफिले के साथ चलता रहा। वो रोज रात को रोटियां बांध कर दे जाता था। चोरी से छिप छिप कर ढूंढ कर कि काफिला कहाँ तक ठहरा हुआ है, घोड़ी पर आता था और पोटली देकर अंधेरे में भाग जाता था। उसकी दोनों जवान बहनें उसे बहुत प्यार करती थी। माँ बाप के बाद भाई ही उसका सहारा था। उसी भाई ने अपनी दोनों बहनों को रस्सी से बांध कर चारपाई से बांध दिया। फिर अपनी जवान खूबसूरत बीवी, जो उसने अपनी जान से भी प्यारी थी, उसे भी उसी चारपाई से बांध दिया। हाथ पांव बांधकर एक एक करके उसने तीनों को मार दिया और उसके बाद उसने आत्महत्या के लिए खुद पर वार किए। बाद में वो जब काफिले से बहुत दूर आकर मिले तो सबने पूछा कि कहाँ चले गए थे, क्योंकि खाली हाथ ही आ रहे थे। तो वो बोले कि मैं अपना तोते का पिंजरा अपने मुसलमान दोस्त को उनके घर दूसरे मोहल्ले में देकर आया हूँ, नहीं तो गर्मी में अकेला तोता मर जाता। 47 की त्रासदी ने हमें हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि वाकई में ऐसा हुआ था। ये सवाल हमेशा से उन लोगों पर जिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा है, नहीं झेला है, उन लोगों के जहन में हमेशा ये सवाल रहता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो डॉक्टर चंद्रिका साहब ने, मैं उन्हें कहानी नहीं कहूँगा, वो त्रासदियाँ हैं जो उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मिल के लिखी हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब कैमरा और यूट्यूब नहीं था। और वो कहानियाँ मेरे सामने हैं जिसमें एक अनुभव है। प्रख्यात भारतीय क्रांतिकारी स्वर्गीय क्रांति कुमार की बेटी उर्वशी शर्मा बताती हैं कि सन 47 के विभाजन के बाद 15 व 16 अगस्त को लोग घरों को छोड़कर पैदल निकल पड़े काफिलों की शक्ल में। किसी किसी के पास तो गिलास तक भी नहीं था कि कहीं पानी पी सके। जो जैसे भी घरों में रह रहे थे, घर खुले छोड़कर ना तो कहीं ताले लगाए, ना कुछ खाने पीने का सामान उठाया, अपनी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। यहाँ तक अपने सगे संबंधियों को भी कुछ नहीं बताया, बाल बच्चों को आवाजें लगा लगा कर इकट्ठे होकर भाग कर गलियों से निकाल रहे थे जब वो बच्चे कहीं खेल रहे थे। वो बताती हैं कि लाहौर में मेरे नाना जी का घर था। बहुत बड़ी कोठी थी, कई एकड़ में बनी हुई थी। उसमें हमेशा अंग्रेज ही किराएदार रहते थे। ट्यूबवेल लगे हुए थे। इतना बड़ा घर, बाग बगीचा, नौकर चाकर थे। मेरे नाना का परिवार पढ़ा लिखा था। मेरे नाना जी 5 भाई थे, पांचों ही उस समय में हेडमास्टर थे। छोटे नाना जी तो 4 वर्ष विलायत में रहकर ड्राइंग में डॉक्टरेट करके आए थे और लाहौर में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। समझ जाइए कि कितना पढ़ा लिखा रसूखदार परिवार रहा होगा। 25 रुपए मासिक किस्त मिलती थी। मेरे नानी को छोड़कर शेष चारों पढ़ी लिखी थी। प्राइमरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। उस जमाने में गर्मी की छुट्टियां देहरादून में मनाने जाती थी। मेरी मौसेरी बहनें प्रभा, शोभा, जो बाद में प्रोफेसर शेर सिंह जी, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, रेवाड़ी में ब्याही गई। दूसरी अपराजिता, यह दोनों गुरुकुल कांगड़ी में ही स्नातक होकर निकली। बात चल रही थी काफिले की, तो बताता चलो कि गायें भैंस छोड़कर सब कुछ जब निकले तो कुछ दूर चलने के बाद मेरे नाना जी पीछे मुड़कर घर को भागे। मेरी बहन भी पैदल काफिले के साथ आ गई थी, गायत्री दीदी। बाद में वो जब काफिले से बहुत दूर आकर मिले तो सबने पूछा कि कहाँ चले गए थे, क्योंकि खाली हाथ ही आ रहे थे। तो वो बोले कि मैं अपना तोते का पिंजरा अपने मुसलमान दोस्त को उनके घर दूसरे मोहल्ले में देकर आया हूँ, नहीं तो गर्मी में अकेला तोता मर जाता। तो यह कहानी बता रही है कि संवेदनशील भावनाएं कितनी थी। इतना धन दौलत, घर बार सब छूटा, पर तोते को अपने विश्वसनीय मित्र, जो कि मुसलमान था, उसे सौंप आए थे कि जनाब इसका ध्यान रखिएगा, कहीं ये मर ना जाए, इसे मेरी अमानत समझ के रख लीजिए। मेरे नाना जी की कोठी आज से करीब 15 वर्ष तक ठीक ठाक थी। उसके बाद उसके ऊपर ओम खुदा हुआ था, वो वैसा ही रहा। शोभा दीदी लाहौर गई थी काफी साल बाद, उन्होंने आके बताया था और वह कहती थी कि मैं घर देख कर आई हूं। सबसे बड़ी बात यह थी कि ओम को किसी ने नहीं हटाया। पानीपत में हमारे पड़ोसी थे रामप्रकाश बत्रा जी। उनकी 2 बहनें थी और अकेले लड़के थे। पाकिस्तान में अपनी माँ के साथ आए थे। विभाजन से पहले लोग मिलजुल कर रहते थे। मुसलमानों और हिंदुओं को कई जगह गली मोहल्ले अलग अलग भी हुआ करते थे, कई जगह इकट्ठे।
साथ लगती दीवारें, सांझी छतें, एक छत से दूसरी छत पर जाने के बहुत से रास्ते, तीज त्योहार भी सांझे थे। ईद पर मुसलमान पड़ोसी मित्रों के घर से मिठाई वगैरह आती थी। ब्याह शादी पर आना जाना, गाना बजाना साझा था। स्कूल में यह बंटवारे की आग फैल गई और जल्दी ही सब लोग समझ गए कि भरोसा टूटने लगा है। हिम्मत हार गए लड़ने की और अपने हमसायों, मित्रों, हमदर्दों को जाने दिया। वो भी रोए थे जितना हम रोए थे। जितनी मदद कर सके थे उन्होंने हमारी की, लुक छुप कर भी की, पर वो काफी नहीं थी। राम प्रकाश जी बताते हैं कि काफिले के साथ साथ चलते चलते उनका एक मुसलमान दोस्त, जो कि उनका क्लासमेट था, सहपाठी था और 9वीं कक्षा तक साथ में पढ़ा था, 5 दिन तक काफिले के साथ चलता रहा। वो रोज रात को रोटियां बांध कर दे जाता था। चोरी से छिप छिप कर ढूंढ कर कि काफिला कहाँ तक ठहरा हुआ है, घोड़ी पर आता था और पोटली देकर अंधेरे में भाग जाता था। और जब काफिला काफी दूर निकल गया और फिर आखिरी दिन एक दिन थैले में खाली आटा पीस कर दे, उसके बाद वो कभी नहीं आया और काफिला बहुत आगे बढ़ गया। दिल्ली में मेरे पति के चाचा रहते थे, राम प्रकाश जी झिंगन। अब उनका स्वर्गवास हो गया है। मेरी सास बताती थी कि उनके घर में अब भी खाना, मतलब कोई खास बढ़िया सब्जी या पकवान वगैरह बनते थे तो घर से थाली परोस कर ले जाता था कि मैं दोस्तों के साथ जाकर खाऊंगा। और जब बाद में बर्तन खाली वापस आते तो वो साफ हुए होते और उल्टे होते। एक दिन उनकी भाभी ने हंसते हुए कहा था कि किसी मुसलमान के घर रोटी देकर आता है, यह उल्टे बर्तन हैं। उनमें शायद यह रिवाज है कि बर्तन उल्टे करके ही देते हैं। यह भी प्यार की, दोस्ती की भावनाओं से लबरेज अनुभूतियां थी जो कि बंटवारे ने अलग अलग कर दी। अरोड़ा परिवार का दर्द जो बताता है कि विभाजन के बाद जो मारकाट हुई, उसका दर्द जितना सहा और भुगता, उसके बाद वे सब बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है। कुछ लोग तो भीतर तक अभी तक भी टूटे हुए हैं। आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। आने वाली पीढ़ियां उन रूहों की चीखें नहीं सुन सकती, पर जीने वालों को आवाजें आज भी सताती। अधिकांश लोग पागल हो गए, शेष रो रो कर अंधे हो गए। यह वास्तविकताएं हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं। अरोड़ा परिवार पति, सुंदर पत्नी, एक बच्चे व 2 जवान बहनों के साथ पाकिस्तान में ही बसते थे। जब हद से ज्यादा वहशीपन लोगों में उतर आया तो औरतें सबसे पहले निशाना बनी। वैसे भी इतिहास गवाह है कि हर लड़ाई झगड़े में सबसे ज्यादा जुल्म सितम औरतों पर ही हुआ है, भले वो किसी जाति, धर्म या देश की हो। ऐसा दोनों तरफ से हुआ था। हिंदुओं की स्त्रियों पर जुल्म और मुसलमान औरतों पर भी जुल्म हुए। पति ने जब देखा कि लड़कियों को उठा उठा कर लेके जा रहे हैं, कोई छुड़ा भी नहीं सकता, सीधे जो सामने आया उसे छुरा मार देते थे, उसने अपनी इज्जत बचाने की सोची। उसकी दोनों जवान बहनें उसे बहुत प्यार करती थी। माँ बाप के बाद भाई ही उसका सहारा था। उसी भाई ने अपनी दोनों बहनों को रस्सी से बांध कर चारपाई से बांध दिया। फिर अपनी जवान खूबसूरत बीवी, जो उसने अपनी जान से भी प्यारी थी, उसे भी उसी चारपाई से बांध दिया। हाथ पांव बांधकर एक एक करके उसने तीनों को मार दिया और उसके बाद उसने आत्महत्या के लिए खुद पर वार किए। चीखों की आवाजें दूर दूर तक आती रही, शोर मच गया, मिलिट्री पहुंच गई। वो आदमी बाद में बच गया। जख्मी था पर मरा नहीं। मरा तो अब 50 वर्ष बीतने पर, मगर सारी उम्र जिंदा लाश की तरह जिया। भारत पाक बंटवारे की यादें धर्मपुर हिमाचल की वीराबाई कालड़ा, जो कि शादी से पहले वीराबाई बत्रा थी, उनके जहन में आज भी पूरी तरह ताज़ा है। उन्हें अपना गांव मियांवाली की एक गली याद है। उन्हें याद है कि वह मंजर जब वे लोग अपने घरों से बेघर हुए। उन्होंने बताया कि मैं उस समय 13-14 साल की थी। मैं गुरुमत कन्या पाठशाला में पढ़ रही थी। मैंने 5वीं तक शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय हमारे गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मैं उस पहले बैच में से थी जब लड़कियों को स्कूल भेजने का प्रचलन शुरू हुआ। यह बात शायद 42 की है। उस समय मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन घर में चर्चा होती रहती थी कि 1945 में मियांवाली में कांग्रेस का कोई अधिवेशन वगैरह था। मुझे ये याद ही नहीं कि असल में वह क्या था, लेकिन मुझे इतना याद है कि वहाँ बहुत लोग इकट्ठा थे।
इतने में अंग्रेजी सिपाहियों ने हम सभी पर हमला बोल दिया। आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, खूब भगदड़ मची। इस भगदड़ में कुछ लोग मारे गए, कुछ घायल हुए और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। हम लोगों का राशन तक बंद कर दिया गया, पर सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे। अब इस तरह का आभास होने लगा था कि शायद हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, सभी रिश्तेदारों को मिलाकर 200 लोग होंगे। इनमें कुछ सिखों के बच्चे थे जो हमारे घरों के आसपास रहते थे। असल में हालात तो मार्च 47 से ही खराब होने शुरू हो गए थे, लेकिन हमारे इलाके में अभी शांति थी। हमारे पड़ोसी मुसलमान हमें हौसला देते रहते। इसी तरह तनाव और असमंजस की स्थिति में देश आज़ाद हो गया। चारों तरफ हिंसा फैल गई। महिलाओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनकी जान और अस्मत खतरे में थी। हम हर रोज़ इस तरह की कहानियां सुनते थे, पर अभी तक हम पर कोई आँच नहीं आई थी। हम डटे रहते, पर घर छोड़ने को हम तैयार नहीं थे। आखिर 26 अगस्त 47 को हमारे गांव में भी हमला हो गया। बात है कोई रात 10 बजे की। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि बाहर शोर सुनाई दिया, मारो मारो, जला दो, काट डालो। हम लोग सहम गए। दरवाजों के बीच से झांक कर देखा, कई जनूनी लोग हाथों में तलवारें, बर्छे, छुरे और चाकू वगैरह लेकर हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। पर हमारे घर पर अभी तक हमला नहीं हुआ था। जब वे हमारे घर तक आते, हम सभी अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से निकल लिए। उस जमाने में कहीं स्ट्रीट लाइट तो नहीं थी, इसलिए हमारे लिए बच निकलना काफी आसान हो गया था। घर के पिछवाड़े एक टूटा फूटा सा मकान था जिसमें कूड़ा कबाड़ भरा रहता था। हम उस घर में जा छुपे। वहां हम जानवरों की तरह ठूसे हुए थे। पूरी रात हमने वहीं गुजारी और बाद में हमें पता चला कि उस रात हमारे पड़ोसी मारे गए। चारों ओर लाशों का ढेर था। दूसरे दिन सेना की एक टुकड़ी ने आकर यहाँ घोषणा की कि जो कहीं भी हिंदू छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए, हम उन्हें लेने आए हैं। हमने वहां से निकलने से पहले सिखों के उन छोटे छोटे बच्चों को उनके बालों की गुतें बना दी जिनकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी। इस समय वे लड़कियों और महिलाओं के बीच शामिल हो गए। खैर, हम बाहर निकले तो फौजियों ने हमें ट्रकों में बिठाकर मियांवाली से 2 मील दूर स्थापित शिविर में पहुंचा दिया। यह डोगरा रेजिमेंट का शिविर था। यहाँ हम 15 दिन के आसपास रहे, पर इस शिविर तक आते आते लाशों के ढेर मैंने देखे थे। वे आज भी मुझे डराते हैं। कई स्थानों पर हमने लाशों के ऊपर से चलकर भी अपना रास्ता पार किया। शिविर में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। फौजी हमें चने और गुड़ देते थे। यही खाकर हमने 15 दिन गुजारे और 15 दिन बाद एक मालगाड़ी में हमें भेड़ बकरियों की तरह भर कर लाहौर की तरफ ले गए। पर कैमलपुर के पास जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी तो मुसलमानों ने हम पर हमला कर दिया। सेना के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और हमलावरों को खदेड़ दिया, पर हमले में वे लोग कुछ मारे गए जो शौच आदि के लिए ट्रेन में थोड़ा दूर चले गए थे। अब हमने लाहौर होते हुए अमृतसर जाना था, पर लाहौर जाकर पता चला कि आगे की पटरियां तो उखड़ी हुई हैं। यहाँ हम 2 दिन तक बैठे रहे। फिर सेना के ट्रकों ने हमें अमृतसर लाया गया। रास्ते में रावी नदी में लाशों का अंबार देखकर मेरी रूह कांप गई। पूरी नदी खून और लाशों से भरी थी। इस तरह हमारे परिवार को मियांवाली से अमृतसर आने में लगभग 1 महीना लगा। अमृतसर आकर हम सब दरबार साहब गए। वहां हमारे लिए लंगर था, पर हम लोग ज्यादा समय अमृतसर में नहीं रुक पाए क्योंकि शरणार्थियों की भारी संख्या के कारण वहां हैजा फैल गया था। इस कारण हम सभी को कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ हमें कपड़े व बिस्तर मिले और थोड़ा बहुत राशन और पैसा भी मिलता रहा। मैंने अपने परिवार के साथ 5 महीने वहां काटे। घर के मर्द अपना रोजगार जमाने और नौकरी पाने की कोशिश में लग गए। जो मकान मुसलमान यहाँ खाली करके गए थे वे हमें अलाट कर दिए गए। जिन सिख बच्चों को हम यहाँ साथ लाए थे उन्हें भारत आकर उनके माँ बाप के हवाले कर दिया। उनमें से कुछ आज भी जलंधर में रहते हैं। 1948 में मेरी शादी हो गई। 49 में हमारे क्लेम बनने शुरू हो गए और हम सभी रेवाड़ी में रहने लगे। पर दुर्भाग्यवश मेरे पति को तपेदिक की बीमारी ने आ घेरा और हम इलाज की खातिर धर्मपुर आ गए। उस समय तपेदिक के इलाज का सबसे अच्छा सैनिटोरियम और कहीं नहीं था। आज वीराबाई 75 वर्ष से ऊपर की हो गई हैं। उनके पति अब नहीं हैं, लेकिन 2 बेटे और 3 बेटियां हैं जो पूरी तरह सेटल हैं। आज वो बहुत खुश है। उनका अपना घर है, रिश्तेदार रेवाड़ी में ही हैं। कभी कभार आना जाना होता रहता है, पर मियांवाली की यादें शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा सरमाया है जिसे उन्होंने आज तक सहेज के रखा हुआ है। और ये त्रासदी लिखी है डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब।